ओके, तो सर्च इंजन कैसे काम करता है सबको पता है, ठीक है। अब जब तक कीवर्ड रिसर्च नहीं करते और ज़्यादा आगे बताने का मतलब नहीं है। अभी पहले चलो ये दो चीज़ समझ लो। क्या? डुअल टाइम और बाउंस रेट। चलो डुअल टाइम पढ़ो और बताओ मुझे कि क्या समझ में आता है इससे। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है बस, लेकिन समझना जरूरी है। एक यूजर एक वेबसाइट पे क्लिक करता है तो फिर उस पर कितना टाइम स्पेंड करता है उससे वापस आने में, जब क्लिक करता है तो उसमें कितना टाइम स्पेंड करता है वेबसाइट पे, वो डुअल टाइम हो गया। और और बाउंस बाउंस रेट क्या हो गया? तो कितने यूजर्स एक वेबसाइट पे आ रहे हैं और वो कितनी जल्दी एग्जिट हो जाते हैं वेबसाइट से। कितनी जल्दी एग्जिट हो जाते हैं? कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, थोड़ी देर एग्जिट हो गया, तो वो किस में काउंट होगा? बाउंस है? बाउंस और कोई तुम्हारी वेबसाइट पे आया, एनालाइज किया, देखा पहला पेज और फिर पीछे चला गया, तो वो किस में काउंट होगा? काउंट, तो CTR। बात तो भी डुअल टाइम और बाउंस रेट की हो रही है ना। तुम्हें कैसा पता लगा थोड़ी देर दिया? तुम्हें कैसे पता लगेगा? गूगल। बाउंस रेट में भी आया तुम्हारे पहले पेज पे, उसने देखा और चला गया। डुअल टाइम में भी वो आया तुम्हारे पहले पेज पे आया, देखा, चला गया। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बाउंस रेट और डुअल टाइम को? एक डुअल टाइम में एक यूजर की बात हो रही है, बाउंस रेट में एक कलेक्टिव यूजर्स की बात हो रही है, कितने सारे लोग आ रहे बन के तो एक ही यूजर से बन रहा है डाटा। डुअल टाइम एक ही यूजर पे काम करेगा क्या? वो भी तो इतने सारे यूजर पे ही काम करेगा। अब वहां पे क्या लिखा है? एनालाइज अ वेब पेज बिफोर क्लिकिंग बैक टू द सर्च रिजल्ट। अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं और मैं उस पे चला गया और मुझे कोई काम आ गया, मैंने यहीं खुली छोड़ दी वो वेबसाइट और अपना काम करने चला गया, वापस आता हूँ और फिर मैं बैक कर देता हूँ, उस वेबसाइट को देखता नहीं हूँ। अब मैंने अब गूगल क्या लगेगा कि उतनी देर वो वेबसाइट पे रहा है? लगेगा उतनी देर वो वेबसाइट पे रहा? क्योंकि पेज तो सामने एक ही खुला हुआ है, उतनी देर से यही पेज खुला हुआ है। जो भी है एनालाइज कर रहा है जो, उसको क्या लगेगा इतनी देर, इतने टाइम लिमिट तक ये हमारी वेबसाइट पे रहा। मान लो आधे घंटे चला गया, आधे घंटे था वो वेबसाइट पे, पेज तो उसके सामने खुला है ना उसके उसके अंदर, तो ऐसा लगेगा आधे घंटे था वो। था, वो उस पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो उसको काउंट हम करेंगे बाउंस रेट में। आया, कुछ नहीं किया और एकदम वापस चला गया, वो क्या है? बाउंस रेट। और डुअल टाइम क्या है? आया, दो चार पेजेस भी खोले, उसने चेक भी किया, पढ़ा, स्क्रॉल किया, इधर से देखा, उधर से देखा, उसे क्या करेंगे हम? डुअल टाइम। और जितना अच्छा डुअल टाइम होगा उतनी अच्छी रैंकिंग फैक्टर में भी काम करेगा, ठीक है। समझ गए ना डुअल टाइम और बाउंस रेट? बाउंस रेट में क्या आता है? यूजर आता है, कुछ नहीं करता और वापस चला जाता है। डुअल टाइम में क्या करता है? स्क्रॉल करता हुआ पड़ता है ऊपर कंटेंट वगैरह पड़ता है। वो तो अपने दिमाग में है, कैसे सोच सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो खुद को। अब यहाँ पे कोड देखने का बता रखा था मैंने, कोड कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल यू से बताया था। हाँ, बताया था कंट्रोल यू से। तो कंट्रोल यू से जैसे ये है, इसका कोड देखना है। जैसे मान लो मैं अभी कोई भी वेबसाइट लेता हूँ, एक क्विक ऑनलाइन ले ली। अब इसका कोड देखना है, कंट्रोल यू से खोल सकते हो। अब इसके अंदर कुछ एनालाइज करना है। जहाँ वेबसाइट है सीधा कंट्रोल यू दबा दो यहाँ, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें
कुछ चीज़ें करनी है तो कुछ ढूंढना है तो कंट्रोल F करोगे, फाइंड करोगे, जैसी वो चीज़ लिखी होती है वैसा ही। अब मैंने तुम्हें H1 लिखना सिखाया है कि ये है होता है, लिखा है सिखाया नहीं? H1 लिखते हैं ऐसे करके, यहाँ पे दिख रहा है ये दिख रहा है यहाँ, ऐसे करके H1 नहीं लिखते हम। HTML के बारे में बताया था। हाँ तो फिर बताया तो था, अब तुमने कहा कि नहीं बताया। बताया था, लिख के दिखाया था। तो H1 ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पे लिखो और फाइंड करो कि कितने H1 है एक साइड के अंदर। 4। 4 है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि एसईओ के पर्पज से भी बनी हुई है, इसलिए तो स्टूडेंट के पर्पज से बनी है। ठीक है, एक पेज में, एक पेज जो खुला हुआ है उसमें एक बार ही H1 होना चाहिए। अब ढूंढना है तो तुम्हें कि कितने H1 है, तो कैसे ढूंढोगे? फाइंड करके। अब मान लो H2 ढूंढता हूँ मैं, तो 6 दिखा रहा है वहाँ, ऐसे करके ढूंढ लोगे। अब मुझे इमेज टैग ढूंढना है, IMG, मैंने इमेज ढूंढ लिया, 40 है इसके अंदर। ठीक है, अब इमेज ढूंढना है, इमेज पे ओल्ड टैग लगा हुआ है कि नहीं, वो चीज़ भी देखनी है ना? ये सारी चीज़ भी देखनी होती है। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो तुम, ढूंढ सकते हो, प्रॉब्लम देख सकते हो, और फिर उसे क्या करोगे? अब तुम इसको रिपोर्ट में कैसे लिखोगे? किसी को बताना है कि तुम्हारे में 40 अंक का टैग है, जिसमें से लाइन नंबर 43 का जो तुम्हारा कोड है, ठीक है, उस पे एंकर टैग में ओल्ड, एंकर टैग वो इमेज टैग में ओल्ड टैग नहीं है ना? फिर अगला ढूंढ लोगे ऐसे करके कि अगला ये वाला है, इसमें भी नहीं है, फिर अगला ये वाला है, इसमें नहीं है। तो क्या बताओगे तुम? सीधा ये उठा लो और वहां पे अपनी रिपोर्ट में डाल दो, और इसका क्या डाल दो? लाइन नंबर, कौन सी लाइन में नहीं है। तो ऐसे करके तुम किसी का एनालाइज करके दे सकते हो कि तुम्हारे पास ये इसमें टैग नहीं है, ये गलतियां हैं। ठीक है, किससे देखोगे कोड? कंट्रोल यू से देखोगे तो पूरा कोड खुल जाएगा, उसके अंदर तुम क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, जो जो तुम्हें देखनी है वहाँ। डुअल टाइम और बाउंस रेट समझ में आ गया। अब बात आती है यूआरएल की, कि यूआरएल हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यूआरएल क्या होता है अपना? जो ऊपर दिखता है यहाँ, वही तो यूआरएल होता है। अब मान लो मैं इसमें चला जाऊँ, माई प्रोफाइल में जाऊँ, तो ये क्या है? यूआरएल है। ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल का देखो स्टार्टिंग का क्या होता है? HTTPS, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं तुम्हारे। अब HTTPS होगा तो सिक्योर प्रोटोकॉल होगा, जहाँ पे तुम्हें ये आइकन दिखेगा, दिख रहा है? ये आइकन दिख रहा है, और अगर मैं इस पे यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ HTTPS दिख रहा है ना? ये क्या है? जहाँ सिक्योर नहीं होगा, यहाँ से अगर मैं ऐसा हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? अभी तो ये मिला ही नहीं, लेकिन देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वो आइकन चला गया, वहाँ पे एक वो आएगा, वार्निंग आइकन आएगा अगर HTTP होगा सिर्फ, तो क्या आएगा? कि ये साइट सिक्योर नहीं है, लेकिन इसके पास SSL सर्टिफिकेशन है, तो ये साइट सिक्योर है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँ तो क्या दिखा रहा है? कनेक्शन इज, उसमें कनेक्शन सिक्योर नहीं दिखाएगा, तो SSL सर्टिफिकेट जरूर। पहली चीज क्या पता लग गई यूआरएल की तुम्हें? उसके बाद कोलन लगा के डैश डैश ला के तुम्हारा क्या होगा? डोमेन। क्या होगा? डोमेन नेम हो सकता है, और सब डोमेन नेम भी हो सकता है, जो तुम्हें अभी मिली है ना सब डोमेन, तुम्हारे नाम .eqclasses.com, वो क्या है? सब डोमेन। तो डोमेन नेम भी हो सकता है, और सब डोमेन भी नेम भी हो सकता है, ये तुम्हारे यूआरएल के अंदर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आएगा वो चीज़। पहले क्या आएगा? प्रोटोकॉल, उसके बाद क्या आएगा? डोमेन, उसके बाद क्या आएगा? फोल्डर आएगा। फोल्डर, अगर सिर्फ डोमेन पे जाओगे तो एक फाइल मिल जाएगी, उसके बाद कहीं और जाओगे तो कोई फोल्डर होगा, या फिर डायरेक्ट फाइल भी हो सकती है, लेकिन फोल्डर भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे फोल्डर हो जाएगा या फिर फाइल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या आएगा? आपकी फाइल लास्ट। उसका स्लग भी बना सकते हो तुम, जैसे ब्लॉग डैश पोस्ट, ये बना दिया। अब ऐसे डिजिटल डैश मार्केटिंग
डैश लक्ष्मी नगर, ऐसे करके तुम स्लग बना सकते हो। ऐसे करके ही अपने पेज का नाम भी रख सकते हो। वर्डप्रेस में ये स्लग तुम खुद बना सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस में फीचर मिलता है स्लग बनाने का। तो ऐसे करके प्रॉपर लिंक बनाना है। अब मान लो मैंने एक लिंक बनाया जिसपे लिख रखा है क्विक ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया ऐसे करके, चलो ये लिख दिया। अब ये लिंक काम का है, इससे कुछ समझ में आ रहा है इतना? नहीं आ रहा ना समझ? इसलिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अब मान लो मैं यहाँ पे खोलता हूँ क्विक क्लासेस। मैंने क्विक क्लासेस खोल दिया। एक सेकेंड, चलो अबाउट अस में जाते हैं, या फिर इसमें चले जाते हैं। यहाँ पे बन रहा है एडवांस एसईओ ट्रेनिंग कोर्स इन दिल्ली। तो ये लिंक स्ट्रक्चर बन रहा है क्विक क्लासेस में। पहले क्या आया, क्या होता है वो? प्रोटोकॉल, HTTPS और HTTP, ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद तुम्हारा डोमेन नेम, उसके बाद तुम्हारा फोल्डर, फोल्डर का नाम, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी फाइल है उसका स्लग। इस तरीके से तुम्हें अपना क्या करना पड़ेगा, यूआरएल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूआरएल स्ट्रक्चर बेकार होगा तो गूगल उसको प्रमोट कम करेगा। एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि इक्विक ऑनलाइन पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, और एक लिखी है कि इक्विक ऑनलाइन डैश डैश ABCD Z पर। तो समझ किससे आ रहा है? उससे आ रहा है ना ज़्यादा। तो वो चीज़ हमें यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये है कि इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड इन यूआरएल, कि जब तुम स्लग बनाओ तो प्राइमरी कीवर्ड अपना उसमें डालो, ठीक है। जैसे HTTPS equiconline.in/ फोल्डर सब फोल्डर लिख सकते हो, या सीधा ब्लॉग लिखो, ब्लॉग स्लैश में अब मेरा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो स्लग बनाओ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्लग मतलब डैश डालनी, हाँ, व्हाट डैश इज डैश डिजिटल डैश मार्केटिंग, ऐसे करके। तो तुम्हारा कीवर्ड आ गया इसके अंदर, आ गया ना। वैसे ही करना है तुम्हें काम। फिर यूआरएल को कंटेन करना है सिर्फ हाइफन से, जो बताया अभी डैश जिसे बोल रहा हूँ मैं, वो हाइफन, ठीक है। वही डालना है, नीचे वाला अंडरस्कोर नहीं डालना, नीचे अंडरस्कोर नहीं डालना, हाइफन डालना बीच में। तुम माइनस का साइन समझ सकते हो, इसे माइनस का साइन डालना, ठीक है। आ गया समझ? हाँ। फिर उसके बाद शॉर्ट होना चाहिए तुम्हारा यूआरएल, और एकदम सटीक टारगेटिंग होनी चाहिए उसको, जिस पेज के लिए है उसी का। अब मान लो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है ऐसा, तो उसको यूआरएल पे कोई शॉर्ट बनाओ, थोड़ा सा शॉर्ट बनाओ किसी तरीके से, ज़्यादा लंबा ना हो। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग तो चल जाएगा। कोई मान लो तुम्हारी हेडिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो फिर उसको शॉर्ट बना के मेन मेन वर्ड को पकड़ के उसमें अपने स्लग में डालोगे, ठीक है। हमेशा लोअर केस का यूज करोगे, कभी भी यूआरएल में बड़े केस का यूज नहीं होगा, मतलब छोटे ABCD आएंगे सारी, ठीक है। कैपिटल लेटर नहीं आएंगे, अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है तो। और ना ही तुम इन चीज़ों का यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करोगे। क्या? ये सारा यूआरएल के अंदर नहीं आएगा, मेन मेन चीजें आएंगी, ठीक है। क्लियर? अब इस इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक यूआरएल बना के दिखाओ अपनी साइट का, जिसका ब्लॉग का नाम होगा हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क। ब्लॉग पोस्ट का नाम क्या है? हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क। और ये सारी चीज देख के समझ के एक यूआरएल बना के मुझे दो, सारे बनाओ, लिखो और फिर मुझे दो। चलो चलो।
हो गया? दिखाओ, ये बात दिखा तो क्या बनाया, मैं भी तो देखूं। तुम क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ? अरे लिखना तो मैं कॉपी में है ना, वहां क्यों लिख रहे हो? देखूंगा कैसे? क्या मैंने क्या क्वेश्चन बोला था? तो ये किस में आ रहा है, किस फील्ड में आ रहा है? ब्लॉग की फील्ड में ही आ रहा है ना। ब्लॉग बताओगे नहीं क्या कहाँ पे है ये? ना फोल्डर किसका है? ब्लॉग का है। ब्लॉग के अंदर ये है, एक फाइल पड़ी तुम्हारी। लाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, दिखाओ। कौन से, कौन सा है ये? पेन लेके आओ। अभी मैंने क्या बताया था, पहली चीज क्या होती है ये? प्रोटोकॉल होगा ये। दूसरा क्या होगा? ये जिस टॉपिक जिस चीज पे हमारा कीवर्ड है वही होगा सर। दूसरा क्या बताया मैंने? देख लेते हैं। डोमेन और तुमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो ठीक करके लाओ चलो। लाओ लाओ, इधर लाओ। सेकंड वाला https, ठीक है, .com/blog post / how digital marketing work। ओके, ठीक है, सब डोमेन यूज कर दिया ये भी। ब्लॉग पोस्ट की जगह सिर्फ ब्लॉग यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, और यूआरएल स्ट्रक्चर याद नहीं है क्या तुम्हें? कोलन भी तो छोड़ दी तुमने। हाँ, वो यूआरएल याद रखना पड़ेगा। वो तो बाकी तुम्हारा काम नहीं है वैसे, लेकिन याद रखना पड़ेगा। हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क, सही है बिल्कुल। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करने है, अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, प्रॉपर वे में होना चाहिए, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अच्छी तरीके से। ये नहीं कि कुछ भी डाल दो। अभी तुम हाउ डिजिटल मार्केटिंग बस डालते हो, सारा मिला के डाल दो तो कैसा लगेगा? उसके बीच में हाइफन ना डालो, ऐसे ही मिला के डाल दो, बेकार लगेगा ना। ब्लॉग डॉट हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, तुम्हारे तुमने भी वही गलती करी है। ये क्या बताया मैंने कि दूसरे दूसरे नंबर पे क्या आएगा? क्या आएगा वहां पे, क्या लिखा है दूसरे नंबर पे? क्या आएगा? डोमेन, सब डोमेन आ सकता है, और तीसरे नंबर पे डोमेन आ सकता है। तो तुमने क्या लिख दिया? ये डोमेन है? नहीं है ना, दोबारा सोचो और करो। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ, दिखाओ क्या लिखा था तुमने, देखो जरा। मैं ब्लॉग डॉट डिजिटल मार्केटिंग दिखाओ, ये तुम्हारा डोमेन है? हाँ, डोमेन नहीं पता क्या है अभी तुम्हारा? जैसे ब्लॉग, ब्लॉग डॉट, चलो ब्लॉग तो तुम्हारा मान लो सब डोमेन है, ये सब डोमेन हो गया ये, ब्लॉग तो मान लो, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से डोमेन दिख रहा है तुम्हें? डोमेन तुम्हारा क्या था अभी, अगर जिस पे तुम काम कर रहे हो, डोमेन तुम्हारा इक्विक क्लासेस था, उसके पीछे डॉट कॉम या डॉट इन कुछ था। और तुम्हें चलो मान लो डिजिटल मार्केटिंग में लिखा है, इसके पीछे तुम्हें डॉट इन या डॉट कॉम लगाना था, तब ये क्या बनता तुम्हारा? डोमेन। फिर उसके बाद तुमने सीधा क्या दिखा दिया? ब्लॉग। लेकिन ये नहीं बताया किस फोल्डर का था, स्लैश ब्लॉग नाम के फोल्डर में भी तो डालना है। समझे? अब ठीक से करो।
और यूआरएल स्ट्रक्चर भी वहां पे देखो, सबने एक चीज गलती कर रखी है कि बस मोटा मोटा ऊपर से कर दिया, करेक्ट नहीं लिखा। क्यों? वहां पे कोलन बता रखा है, डबल बैकवर्ड स्लैश भी है, वो सारी चीज भी ध्यान से लिखनी। क्या? तो एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया वही बनाऊं, वही बना के दिखाऊं? चलो बना के दिखा रहा हूँ, लो यहाँ पे मैं डोमेन बना रहा हूँ, ठीक है। सब स्मॉल में होगा एच टी टी पी, एच टी टी पी भी यूज कर सकते हैं और एच टी टी पी एस, जैसे ही एस एस एल लगेगा एच टी टी पी एस हो जाएगा, नहीं तो एच टी टी पी रहेगा। तो एच टी टी पी यूज करेंगे, फिर ये लगाएंगे डबल डॉट, तुम्हें नहीं पता लग रहा था, डबल डॉट लगेगी ऐसे जैसे सांप ने काटा है, ठीक है। फिर उसके बाद दो फॉरवर्ड स्लैश लगेंगे, फिर उसके बाद तुम अपना सब डोमेन लिख सकते हो या फिर अपना मेन डोमेन भी लिख सकते हो, ठीक है। सब डोमेन मतलब जैसे मान लो हम ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, मान लो तुमने ब्लॉग का अलग ही वेबसाइट बना रखी है जिसपे बहुत सारे ब्लॉग हैं, तो तुम अपना सब डोमेन डाल दो ब्लॉग, ब्लॉग डॉट, फिर अब तुम्हारा मेन डोमेन डलेगा, ठीक है। मेन डोमेन में इक्विक क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने मेन डोमेन डाल दिया, अपना सब डोमेन डल गया, मेन डोमेन डल गया। अब मुझे बताना है कि वो किस फोल्डर में है, ठीक है। अब मैंने मान लो कैटेगरी डिसाइड कर रखी है किस फोल्डर में है। अब मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग का है, हम कोर्स दूसरे भी कराते हो, तो मान लो ये डिजिटल मार्केटिंग का है, कैटेगरी में है, तो फिर मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग के फोल्डर में है, और क्या है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क, ठीक है। ये अब मेरा क्या है, ये मेरा हो गया स्लग, ये मैंने बताया कि किस कैटेगरी या किस फोल्डर में है, और ये मेरा क्या हो गया, डोमेन, और ये मेरा क्या है, प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे देखो दो चीज डिफरेंट है, मैंने ये सीधा की सीधा किसी और वेबसाइट में ब्लॉग बनाया है, तब मैंने वहां पे ये बताया, किसी और वेबसाइट में सिर्फ मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ और मेरे पास एक ही कैटेगरी है, तो मुझे ये नहीं डालना, डायरेक्ट ब्लॉग का नाम डालना है, क्योंकि मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि मैं ब्लॉग वाले सब डोमेन पे तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तो वहां पे सिर्फ क्या पड़े रहेंगे, ब्लॉग ही पड़े रहेंगे और कुछ नहीं है। तो फिर तुम डायरेक्ट ये यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम मान लो मेन वेबसाइट में हो, अगर तुम मेन वेबसाइट में हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे पहले लिखोगे कि ये क्या है, ब्लॉग है, फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी भी लिखोगे, अगर कैटेगरी है तो, कैटेगरी है तो, जैसे ब्लॉग मान लो तुम स्पोर्ट्स पे लिख रहे हो, फूड पे लिख रहे हो, किसी पे लिख रहे हो, तो फिर ब्लॉग लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे जैसे फूड लिख दिया, फूड की कैटेगरी में, और फूड के बाद उस ब्लॉग का नाम, मेन हेडिंग। इस तरीके से तुम क्या बनाओगे, यूआरएल को बनाओगे, ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। तो अभी खुद के माइंड में 5 सिनेरियो अलग अलग सोचो और उसके यूआरएल बनाओ और फिर मुझे दिखाओ, ठीक है। चलो फटाफट करके बताओ। फिर हम ऐसे होम पेज है, होम पेज को भी ऐसे ले सकते हैं, सबका यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। होम पेज पे ऐसे लिख सकते हैं मतलब? जिसका अगर है ब्लॉग का पेज का अगर है ना, होम पेज को यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ, सारे को करना है, सिर्फ ब्लॉग को थोड़ी करना है, सभी यूआरएल को ऑप्टिमाइज होंगे। होम पेज पे तो तुम्हारा मेन डोमेन ही आ जाएगा, तो वो तुम्हें होम पेज पे ला रहा है, स्लैश करके फिर तुम अबाउट अस पे चले गए, अभी अबाउट अस है, वैसे ही कॉन्टेक्ट अस पता लग गया। फोल्डर का नाम फोल्डर का नाम नहीं, वो तो डायरेक्ट फोल्डर, किसी फोल्डर में डाल रखा है तो फोल्डर का नाम है, जैसे इक्विक ऑनलाइन स्लैश फ्रंट एंड नाम लिख दिया, मतलब फ्रंट एंड का फोल्डर बनाया, फ्रंट एंड स्लैश अबाउट अस, तो वो किसी फोल्डर में है तो तुमने फोल्डर का नाम लेके दिखाया उसको, इस फोल्डर में है। लेकिन अगर फोल्डर में नहीं है, डायरेक्ट पड़ी है, तो स्लैश अबाउट अस दिखा दिया। सिर्फ ब्लॉग का नहीं है, लेकिन ये ब्लॉग में क्या होता है कि सारा चीज आ जाती है, क्या आती है, पूरे यूआरएल कवर हो जाता है, इसलिए ब्लॉग का बताया तो मैं एग्जांपल। तो यूआरएल अपने आप बना भी आता है, वर्डप्रेस अपने आप ही बना वर्डप्रेस में अपने आप आता है, कई कई बार ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है। अब सिर्फ वर्डप्रेस पे तो काम करने वाले तुम कोड की पे तो करोगे, हाँ, तो फिर वहाँ पे कैसे करोगे, वहाँ पे उसको बोलोगे ये ऐसा ऐसा यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है मुझे, और ये तुम नहीं कर पाओगे, ये कौन करेगा तुम्हारा, लेकिन तुम ही तो बताओगे उसको क्या यूआरएल चाहिए मुझे, वो थोड़ी करेगा, वो तो अपने हिसाब से बना देगा। आगे एचटीटीपीएस में देता है, कंट्रोल एफ करके फाइंड करके, तो
में कांटेक्ट करेंगे, खुद कर लें। क्या खुद कोड कर सकते हो? कोडिंग आती है? वर्डप्रेस में तो खुद कर लोगे, कोडिंग में कर पाओगे? हाँ तो फिर है ना। और वहां सोच रहे हो कि कंट्रोल यू करके मैं चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। वो वहां पे नहीं होगा। वो वेबसाइट कहीं और पड़ी है, सिर्फ यहाँ ब्राउजर में उसका कोड आया है। सी पैनल पे जाके वहाँ पे हाँ वहां पे, small वहां से चेंज होगा। जबरदस्ती कंट्रोल वहाँ जाके चीज हम्म। चलो यूआरएल बनाओ 5, इस बार कोई गलती मत करना। सर सब डॉक्यूमेंट के साथ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ बनाते हैं? क्या? सब डॉक्यूमेंट के साथ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ बनाते हैं? अब मैंने 5 बोले हैं, कैसे बनाते हैं? उसमें सारी चीज आनी चाहिए, एक सब डोमेन के साथ, एक बिना सब डोमेन के, एक फोल्डर के साथ, एक बिना फोल्डर के। 5 अलग अलग सिनेरियो बोले ना मैंने।
हुआ? चलो दिखाओ जितने भी बने हैं। लो तुम लाओ, आ जाओ। फील आ रही है पुरानी पत्थर की बढ़ाने वाली? ठीक है, HTTPS बना दिया तुमने ateeb.com। तुमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? तो डोमेन कौन सा? सीधा सब डोमेन यूज करना अपने एक जनरल मेन डोमेन मेन डोमेन। जो है। तो इसके बाद तुमने होम क्यों यूज़ किया? फिर होम पेज पे अब मान लो मैं कोई सर्च करता हूँ, ठीक है, देखो, मान लो मैंने सर्च किया है इक्विक ऑनलाइन ही सर्च किया है, ओके, इक्विक ऑनलाइन डॉट इन सर्च किया है, ये मेरा क्या है? मेन डोमेन है। तो होम पेज पे वो ऑलरेडी आ ही रहा है। तो फिर ये होम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। अब तुमने एक टी शर्ट का पेज बना रखा है तो डायरेक्ट टी शर्ट का पेज पे चले जाओगे, यहाँ से स्लैश करके वो यूआरएल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा बना दिया जैसे तुमने ये बनाया है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कैटेगरीज और उसके अंदर, हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसने बताया। अब ब्लॉग, टी शर्ट का ब्लॉग, लेटेस्ट टी शर्ट डिजाइन। ये शर्ट टी शर्ट फैशंस, हाँ ठीक है। और ये कार्ट पे चला गया, ठीक है। तो सब डोमेन तो यूज़ कर लेते कोई एक, वैसे तुम्हें पता तो है ही। लेकिन एक चीज़ ये कि होम यूज़ नहीं करना। होम पे तो ऑलरेडी तुम हो, होम पे तो ऑलरेडी तुम हो ही, अपने डोमेन पे ही मेन। तो होम पे जाने का क्या मतलब, ठीक है। तो सब डोमेन यूज नहीं किया तो पहले और डोमेन नेम अगर मैंने बोला कैटेगरी बनाओ ना, 5 यूआरएल की। अब मान लो कभी सब डोमेन यूज़ करना पड़ गया तो तुम्हें पता तो रहेगा यहाँ यूज़ करना है, कहीं और उठा के नहीं कर लोगे। तो सब डोमेन बनाने का कोई बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारी मेन साइट पे तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो और सब डोमेन की साइट पे चीज़ें कराओ। तो हैक होगी या कुछ भी होगा, क्या दिक्कत आएगी तो तुम्हारे सब डोमेन पे आएगी, मेन तो चलती रहेगी। एक तुम्हारी मेन चलती रहेगी, जिस पे कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स काम है वो सब डोमेन पे करो, ताकि क्या हो वो क्या हो कि नया जो बिजनेस आ रहा है वो आता रहे, पुराने वाले को कहेंगे अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है। तो दो तरीके से तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, समझ रहे हो। मान लो तुम्हारी सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो होम पेज पे सिर्फ बताओ इन्फॉर्मेशन कि हम ये सारी चीज़ें देते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट कर लो, ये कर लो। और जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, जो यूज़र आते हैं, उन सबको एक सब डोमेन पे डाल दो, ताकि कभी यूज़र या कोई भी दिक्कत करता है और हमारी साइट डाउन होती है तो सिर्फ सब डोमेन डाउन होगा, मेन डोमेन चलता रहेगा। न्यू यूज़र आएंगे तो वो क्या है, हमारे पास आते रहेंगे, हमारे का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं अगर सोचो तो। सर सब डोमेन की वेबसाइट अलग चलेगी और डोमेन की अलग चलेगी? बिल्कुल। एक डोमेन से कितने सब डोमेन बना सो तुम्हारी होस्टिंग जितनी प्रोवाइड कराती है उतने बना सकते हो। लाओ दिखाओ, सर जी आओ। हाँ तो कोई नहीं, वही तो मैं क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ, कंफ्यूजन ही दे। सर एक ही एग्जांपल लिया है ट्रांसपोर्ट में, ये डोमेन के साथ में ये तुम्हारा डोमेन हो गया, फिर तुमने यहाँ ब्लॉग लगा दिया और फिर लोग ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे ये ब्लॉग लगाने के बाद ये स्लैश भी तो आएगा, ठीक है। फिर तुमने कहा है एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस के यहाँ पे ये भी तो डालो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, फिर हाउ ट्रांसपोर्ट बिजनेस वर्क। और सर सब डोमेन वाला इसको ही बनाना, इसी को इसी को सब डोमेन बनाना है तो यहाँ पे लगा दो सब, मतलब जो भी अपने सब डोमेन का नाम है सब डॉट, ये हो गया सब डोमेन पे। ये सनी, हाँ सन्नी लगा दो, सन्नी डॉट, हाँ, ये सब डोमेन पे चल गया तुम्हारा काम। अब तुमने देखो अलग, सब डोमेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उल्टा लगा सब, दिया, पीछे लगा तो पीछे नहीं लगाना आगे लगाना, तभी तो तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर बताया मैंने। अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी तो बना पाओगे। अब मैं बता के सिर्फ छोड़ देता, तुमसे होता ही नहीं सबसे, क्योंकि देखो गलतियां यही दिख रही है मुझे सारी। प्रैक्टिस करो। हाँ, अभी पता लग गया ना क्या क्या दिक्कत थी। अब दिखाओ तुमने क्या किया। सौरभ डोटी की क्लासेस, यहाँ पे तुमने सब डोमेन यूज किया, फिर तुमने ये स्ट्रक्चर भूल गए कि यहाँ पे ये सांप कटवाना है, इसको ऐसे याद रख लो, HTTPS के बाद 2 डॉट आएंगी। फिर तुमने सब डोमेन यूज कर लिया, मेन डोमेन यूज कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे तुम्हें डैश लगाना पड़ेगा, है ना, लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन दिल्ली गया,
हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स में तुम्हें ये तो लगाना ही पड़ेगा ना। माइनस लगाना। हाँ, तभी तुम्हारा यूआरएल स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा है। मैंने बता रखा है वहां पे, बताया ना ये यूज करना है। ठीक है, वहां भी दिख रहा है ब्लॉग पोस्ट में। फिर तुमने दूसरे में भी यही किया, जीन्स डॉट ये लिविस जीन्स कर दिया। चलो फिर कॉटन जीन्स स्लैश, फिर यहाँ लगाना, फिर भूल गए। ये वेबसाइट कॉटन जीन्स तो सही है, यहाँ पे ये करना था, फिर उसके बाद यहाँ लगाना भूल गए। तो एक दोबारा बनाओ यहाँ पे। आओ सर आओ, क्या कांड किया है दिखाओ। डिजिटल मार्केटिंग ये अगर तुम मेन डोमेन पे हो तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्लैश लगाने की अगर तुम सिर्फ मोइन पे हो। अभी मैंने यहाँ पे लगाया क्या, यहाँ पे कोई लगाया स्लैश ऐसे आगे? नहीं लगाया ना। अगर मैं माई प्रोफाइल पे जाता हूँ तो स्लैश लग रहा है ना, वैसे अगर मैं होम पे हूँ तो नहीं लग रहा ना। हाँ, तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे। ठीक है, फिर तुमने क्या बनाया, digitalmarketing.com स्लैश लोग स्लैश इन्फॉर्मेशन। अब तुमने एक चीज़ देखो, ये बड़ा यूज़ किया है, ये भी बड़ा यूज़ किया है, ये भी बड़ा यूज़ किया है, ये भी बड़ा, और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में यहाँ नहीं है। मैंने क्या कह रहा था कि कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, सब क्या आएगा स्मॉल में। तुमने सारा वर्ड पहले वाला क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है यूज लोअर केस ओनली, सिर्फ लोअर केस। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुमने कैपिटल यूज कर रखा है, डोमेन में कभी भी कैपिटल यूज होता ही नहीं है। फिर डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम स्लैश, फिर यहाँ कैपिटल यूज कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग। ये चीज जरूरी है, दो वर्ड, एक वर्ड खत्म हुआ उसके बाद तुम हाइफन लगाओगे ही लगाओगे अपने स्लग के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ कॉन्टैक्ट अस में, अब लास्ट में ये नहीं लगेगा। जब तुम्हारा यूआरएल खत्म हो जाएगा तो लास्ट में कभी भी स्लैश नहीं लगेगा। ठीक है, अभी क्लियर हुई चीजें। फिर से बना लगे एक बढ़िया सा लिंकिंग के लिए तुम्हें कहूँगा। बोल। सब डोमेन को फिर अलग वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वो डोमेन पे अलग बनानी पड़ेगी बिल्कुल, या पेज पे अलग अलग बनानी पड़ेगी? सब डोमेन पूरी तुम्हारी अलग वेबसाइट चलती है, तो वर्डप्रेस पे एक सब डोमेन की अलग वेबसाइट चाहिए, उस पे एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फिर एक और वेबसाइट बनानी पड़ेगी वो डोमेन बनाना पड़ेगा सब डोमेन पे। सब डोमेन। हाँ, तो दो वेबसाइट चल रही होगी तुम्हारी इस तरीके से। इतने सब डोमेन उतनी बार उतनी बार वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, उतनी बार उसका सेटअप होगा, उतने तुम्हारे एक डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं वर्डप्रेस में नहीं कर सकते एक डाटाबेस से कनेक्ट। क्यों? हर बार वर्डप्रेस क्योंकि हर बार वर्डप्रेस अपने सारी चीज़ें सेम ही बनाएगा और एक ही डाटाबेस में बनाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, सारा कंटेंट मिक्स मैच हो जाएगा। क्योंकि हर बार तुम्हें उसमें लॉगिन करने के लिए अलग यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, वहाँ के लिए पहले बना हुआ है, अब उधर के लिए बना है, दोनों डाटाबेस मिक्स हो जाएंगे। तो और फिर वेबसाइट ही नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या और क्या, फिर इससे बेटर है एक ही डोमेन पे काम करते हैं, मतलब एक ही सब डोमेन। सब डोमेन एक बार काम कर, अगर तुम्हें फायदे पता लग जाएंगे। फायदा बनेगा कि एक दो कोई भी तुम्हारी मेन बची रहेगी, मेन पे कुछ नहीं होगा। मेन पे मेन वेबसाइट बनाओ तुम अपनी स्टैटिक, जिसपे क्या करो, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। और सब डोमेन, मेन वेबसाइट और बेसिक वेबसाइट फर्क क्या होगा? मेन और डायनेमिक में फर्क है, डायनेमिक के हैंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस पर बग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टैटिक में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि वहां पे कोई तुम्हारा पाथ ही नहीं बनता जहां पे वो तुम्हें अटैक कर सके। डायनेमिक में अटैक कर सकता है तुम्हारे डाटाबेस पे भी, लेकिन स्टैटिक में कोई डाटाबेस नहीं होता, वहां लिख दिया छोड़ दिया खत्म कहानी। समझे? तो मेन वेबसाइट सिर्फ ऐसे रहो, ये सारा चलो बता रहा हूँ। मेन वेबसाइट रहेगी तुम्हारी तो वो स्टैटिक रहेगी, तो उस पर हैक होने के चांसेस कम रहेंगे, बग आने के, उसको खराब होने के चांसेस कम रहेंगे सारी चीज। और सिर्फ उस पर तुम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और वहाँ क्या लगाओ, एंकर टैग। एंकर टैग लगाओ, मान लो उसे लॉगिन वॉगिन करना है तो वो सारा काम कहाँ कराओ, दूसरी सब डोमेन की वेबसाइट पे, जहाँ पे तुम यूजर का इंटरेक्शन, उसकी आईडी पासवर्ड सारी चीजें रखो। तो दोनों शो करेगी एक वेबसाइट किसी और डाल। देखो, जहाँ पे यूजर लॉगिन कर रहा है, पासवर्ड कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, उसे रैंक कराना है हमें, कराने की जरूरत है उसे नहीं ना, सिर्फ हमें उसकी रैंक कराने की जरूरत है ना। तो मेन वेबसाइट पे अपनी रैंकिंग का काम करो, सब डोमेन को हटा दो, उस साइड दूसरे पे रख दो, तो वहां पे अपना बैकएंड का काम चलता रहेगा। जो वेबसाइट बनाए हर बार ये तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम बनाओ, मैं तो सजेशन दे रहा हूँ, ये बेटर एक्सपीरियंस है करने का। आपने कितने
कितने सब डोमेन्स लिए होंगे यार। देखो एक होस्टिंग है, बढ़िया होस्टिंग है तो 100 सब डोमेन मिल जाते हैं तुम्हें। मिनिमम कितने यूज करने चाहिए वेबसाइट को? अब जितने हैं रिसोर्सेज यूज कर लो, लेकिन जब 100 सब डोमेन यूज करोगे तुम्हारे आई नोड्स भर जाएंगे। अब आई नोड्स मत पूछना क्या होता है बस। फिर उतनी बार वर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ तो तुम्हारी स्टोरेज बढ़ती जाएगी। स्टोरेज तो यार तुम्हारे पास कितनी ही हो, लेकिन आई नोड्स भर जाएंगे। आई नोड्स मतलब एक तरीके से समझो जगह रखने का खाना। एक ये खाना है ना, ये कबट है, तो इसमें चाहे तुम 100 किलो का डंबल रखो या 100 किलो की रुई रखो, रुई कितना सारा स्पेस ले रही है, लेकिन इसके अंदर आ जाएगी, उसके आई नोड्स के अंदर। मतलब एक खाना है कि वहां पे तुमने रख दिया या भर दिया, एक जगह है रखने की। चाहे तुम उससे स्पेस से कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो 1 MB का हो या 1 KB का हो या 1 GB का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तुम्हारा खाना भर जाएगा। एक एक इमेज रखी तुम्हारा एक खाना भर गया। हाँ इसमें ज्यादा नहीं सोचना तुम्हें, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। वैसे ही हाँ वही उखाड़ रहे हो तुम सोच सोच के। ठीक है, यूआरएल पे काम करो, समझो उसको, बना के लाओ और अपने कीवर्ड्स बनाओ। अब आगे देखो यूआरएल बनाने का ये काम और आ गया, पहले तो तुम्हारे कीवर्ड्स ही नहीं बने, अब यूआरएल बनाने का काम आ गया। कैसे होगा जब तक पुराने ही कंप्लीट नहीं करोगे, है ना। आगे पढ़ाता जाऊंगा, लोड तुम पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आगे सर ने और बता दिया ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन ज्यादा भी नहीं रुक सकता मैं, थोड़ा थोड़ा रुक सकता हूँ कभी कभी, कि थोड़ा पढ़ा दिया और थोड़ा तुम काम कर लो, है ना। क्योंकि अभी यूआरएल भी तुमसे सही नहीं बने। चलो अतीब ने तो बना दिए, तुम सारे रह गए, कुछ ना कुछ तो गलती थी ना। तो थोड़ा बहुत इसका भी सर खाओ, इससे भी पूछो क्या है, फिर जो तुम्हें डाउट आए फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है।